मैं हारा थका बेमनसा आज ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वो देखने से ही काफ़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं समझ गया था कि ज़रूर तो कोई बात है, इसलिए मनोरमा इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। मैंने हाथ मुंह धोए हुए थे, इसलिए मैंने उससे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे तौलिया लाकर दे दिया। मैंने उसे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, मनोरमा क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है, फिर चाहे बेटी ट्यूशन से फीस न देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी जाए, या फिर बेटे के स्कूल की ड्रेस के जूते न होने की वजह से उसके स्कूल की फुटबॉल टीम में खिलाने से मना कर दिया जाए। आपको क्या, आपको तो बस सुबह 9 बजे जाने और शाम को 8 बजे आने और फिर चद्दर तान के सो जाने के अलावा एक पल की भी चिंता नहीं है, और ना ही मेरा कोई ख्याल। डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवाई कराने को कहा था, नहीं तो मर्ज कभी भी अपने पैर ज़रूरत से ज़्यादा पसार सकती है। कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर, ये झुर्रियाँ, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूँ। एक पैसे की दवा नसीब नहीं मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराना कूलर लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नज़रें झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर मैं क्या करूं? ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊँ कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से दिन ब दिन ज़रूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान को छू चुकी हैं, और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है। नौकरियां कभी भी जा सकती हैं, काम नहीं है ऑफिस में, इसलिए वही पुरानी पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या ही करूं? मैं बैठा अपनी परिस्थिति से दो चार हो ही रहा था कि दरवाजे की किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोला, देखा तो माँ थी। अपनी दादी जी को देखकर बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गईं। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मानो वो कह रही हो कि अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आंतें और गुर्दे गिरवी रखने के दिन आ गए हैं। अब ऐसे में माँ अकस्मात आई हैं तो ज़रूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर आई होंगी। मैंने भी नज़रें चुराते हुए एक बार मनोरमा की ओर देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जल्दी से उठ के माँ के पास गया और नज़रें चुराते हुए उनके चरण स्पर्श कर उन्हें बैठने को कहा। मनोरमा ने भी उन्हें चरण वंदन किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। मनोरमा तो मुंह छिपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था माँ कहीं पैसे की कोई बात ना कर दे, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बच्चों को बुला के उनके पास किया और खुद वापस कमरे में चला गया। माँ भी मुझे जाते हुए देख रही थी। मैं किचन में आया तो मनोरमा ने घबराते हुए मुझे कहा, माँ जी जरूर किसी आर्थिक मदद की आस करके ही आई होंगी। ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े भाई साहब को तो कोई याद नहीं करता, देने के नाम पर उनका नंबर आता है, और जब कोई ज़रूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये शब्द मनोरमा कभी नहीं बोलती, पर इस बार उसके घर की तंगाली इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर भी खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतज़ाम ना के बराबर ही था। एक तरह मनोरमा लगातार मुझे बोले जा रही थी, और दूसरी ओर मैं था जो कुछ भी कर पाने की समर्थ नहीं था। अंततः मैंने मनोरमा को चुप रहने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाई और बच्चों की ज़रूरत का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए तो माँ का मान रखो।
उनके सामने घर में क्लेश करने का मतलब उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। मनोरमा समझदार थी, पर उस पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए वो थोड़ी बेकाबू थी। कहाँ से लाओगे, भीख मांग के या फिर खुद को गिरवी रख के? ये मेरा काम है, क्या करूँगा क्या नहीं। तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब मनोरमा शांत हो गई। वो खाना लेकर टेबल पर लगा देती है। अब माँ और बच्चों सहित एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम माँ ने एकाएक मेरी ओर देखा और पास बैठने को कहा। मेरी सांसें और दिल दोनों ही तेज हो गया। कहीं माँ कोई मांग कर ना दे मुझसे, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था। उसके अलावा मैं जुबान भी नहीं दे सकता था। माँ बोली, देखो अभी काम जोर से चल रहा है, खेती का बहुत काम है, इसलिए अभी की ही गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकती। तुम्हारे पिताजी बहुत चिंता कर रहे थे। पिछले कुछ महीनों से तुम फ़ोन और बात बहुत कम कर रहे हो, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो। ये तुम्हारी बचपन की आदत है, इसलिए हम दोनों को मुन्ना और मुन्नी की याद सता रही थी, तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ तक तो ठीक था। अब मैं अवाक बैठा था कि माँ अब क्या कहने वाली है। मैंने एक नज़र मनोरमा को देखा तो वो किचन की चौखट पकड़ी सकपकाई हुई सहमी सी खड़ी थी, और माँ आगे क्या कहने वाली है जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। लेकिन आगे माँ ने अभी कुछ कहा नहीं, बस खाना निपटाया और मुंह हाथ धोए। अब माँ ने अपना पर्स में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकाली और मेरी ओर बढ़ा दी। ये देखकर मैं अवाक और सकते में आ गया। एक पल के लिए मैं स्तब्ध और निशब्द ही खड़ा रहा। माँ ने कहा, अरे पकड़ो भी बेटा, अब इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि हमारे दिए हुए आशीर्वाद को ग्रहण न कर सको। वैसे भी इस बार फसल काफ़ी अच्छी हो गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने मनोरमा की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो, देखो कितनी कमज़ोर हो रही है, और अपना भी। उन्होंने पैसे मेरे हाथ में रख दिए। मेरी आंखें भर आई थीं और वो बचपन के दिन याद आ गए जब माँ हमें स्कूल जाते वक्त 4 आने ऐसे ही हाथ फैलाने पर रख दिया करती थी। अब बस अंतर इतना ही होता था कि उस वक्त मेरी आंखें झुकी हुई नहीं, बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थी। फिलहाल मनोरमा और मैं दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसलिए खुद की नज़रें खुद से ही नहीं मिला पा रहे थे। सच में बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होते, वे हमेशा ही उनका ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।